नाजरीन और सामईन आदाब। भारत में इस वक्त एक इलेक्शन का दौर है और नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा इलेक्शन जीतने के करीब करीब पहुंच चुके हैं। सीनियर पाकिस्तानी सहाफी हामिद मीर ने हाल ही में एक ट्वीट की जिसमें इन्होंने भारत से दोस्ती की बात करने वालों को भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का हाल ही में की गई एक तकरीर के दौरान दिया एक ताना याद करवाया। पहले जरा सुन लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। आज देखिए, ये पाकिस्तान के आतंक का टायर पंक्चर हो गया है। जो देश कभी आतंकी एक्सपोर्ट करता था वो आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है। जवाबन हामिद मीर ने लिखा कि वो सब अरबाब इख्तियार जिनके दिलों में भारत से तिजारत का शौक मचल रहा है और जो उछल उछल कर हमसायों को दोस्ती के पैगामात दे रहे हैं, इनके लिए मोदी का ये पैगाम काफी है जो पाकिस्तानियों को ताना दे रहा है कि तुम तो आटे के लिए मरे जा रहे हो। इस मोदी ने पहले बाजवा और फैज को बेवकूफ बनाया, अब वो सीधा आपका मजाक उड़ाने पर आ गया है। उम्मीद है डार साहब को मोदी का ताना समझ आ गया होगा। हामिद मीर साहब को यकीनन आटे का ताना पसंद नहीं आया जिस पर इन्होंने पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को जली कटी सुना डाली। अलबत्ता वो दो में से सिर्फ एक ताने पर ही सीख पा नजर आए। दहशतगर्दी वाली बात पर इन्होंने कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन असल मसला तो वही है। मोदी जी हिंदुस्तान के वजीर आजम बने थे 2014 के अप्रैल और मई में होने वाले इलेक्शन के नतीजे में। पाकिस्तान के वजीर आजम उस जमाने में नवाज शरीफ थे। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी 10 बरस बाद इक्तदार में आई थी। इससे पिछले दौरे हुकूमत में बीजेपी के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने नवाज शरीफ के साथ एक अमन अमल का आगाज किया था और 1999 में लाहौर यात्रा भी की थी। इन्होंने मीनार पाकिस्तान का दौरा करके ये ऐलान किया था कि भारत ने पाकिस्तान के वजूद को दिल से तस्लीम कर लिया है। ताहम भारत वापसी के चंद ही रोज बाद इन्हें एक सरप्राइज मिला। वो सरप्राइज ये था कि भारतीय इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी फौजी कारगिल के मकाम पर मकबूजा कश्मीर में घुस बैठे थे। इन रिपोर्ट्स को पाकिस्तानी हुकूमत के साथ शेयर किया गया तो ये उस वक्त के वजीर आजम के लिए इंतहाई सुबकी की बात थी जिसने 1 साल कबल वाजपेयी जी को दोस्ती बस चलाने पर कायल किया था और अब इसी दोस्ती बस में बैठकर वो वाजपेयी जी चंद ही रोज कबल पाकिस्तान का दौरा करके गए थे। कारगिल में इसके बाद क्या हुआ ये सब तारीख है। अलबत्ता नवाज शरीफ का चंद माह बाद फौज के इन्हीं जर्नैलों ने तख्ता उलट दिया जो कारगिल एडवेंचर के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम कर चुके थे बल्कि जंगी महाज पर भी सैकड़ों जवान शहीद करवा के अब इल्जाम लगा रहे थे कि कारगिल की शिकस्त की वजह नवाज शरीफ है। वाजपेयी ने इसे पीठ में झुरा घोंपने से तशबीह दी थी। लेकिन ये सब भुलाकर 2014 में इलेक्शन जीतने के बाद नरेंद्र मोदी ने जनूबी एशिया के तमाम वज़राए आज़म को अपनी हलफ बर्दारी की तकरीब में मदऊ किया तो नवाज शरीफ ने इस दावत को फौरन कबूल किया। इससे 1 साल कबल नवाज शरीफ वजीर आजम बने थे तो इन्होंने एनडीटीवी की बरखा दत्त को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मेरा मैंडेट भारत से दोस्ती का मैंडेट है। वो के उस वक्त की दूसरी बड़ी ऑपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दीगर जमातों की तरह इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाया था, लेकिन 11 मई 2013 को होने वाले पाकिस्तान के नवे इंतखाबात को करीब 1 बरस गुजर चुका था और ये धांधली के इल्जामात वक्तन फवक्तन लगाए जरूर जाते थे लेकिन इनको किसी ने भी संजीदगी से लेना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि 2014 मार्च में नवाज शरीफ इमरान खान के घर बनी गाला खुद जल कर गए थे जहां इनका इस्तकबाल इमरान खान और इनकी पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं ने खुद किया था। ताहम महज 2 माह बाद जब नवाज शरीफ ने 26 से 28 मई 2014 को भारत का दौरा किया तो मुल्क भर में एक खलबली मच गई। भारत में इस दौरे को बहुत मुस्बत अंदाज में रिपोर्ट किया गया था और नवाज शरीफ को इस मौके पर खुसूसी एहतराम भी दिया गया था, मगर एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर एक नया तमाशा शुरू हो चुका था। यहाँ ये बताते चले कि ये मामला सिर्फ नवाज शरीफ से मुताल्लिक नहीं है। इससे पहले 2004 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सार्क कॉन्फ्रेंस के मौके पर भारतीय वजीर आजम वाजपेयी के साथ हाथ मिलाया था
तो उस वक्त मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियत वही थे और इनके इक्तदार को दूर दूर तक कोई खतरा नहीं था। चंद माह बाद हिंदुस्तान में इलेक्शन हुए और मनमोहन सिंह वजीर आजम बन गए। परवेज मुशर्रफ के वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी और मुशर्रफ के करीबी साथी और मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी तारिक अजीज ने मसला कश्मीर पर भारतीय हुकूमत के साथ बातचीत शुरू की तो इनके खिलाफ भी एक वकला तहरीक शुरू हो गई। इस वकला तहरीक का आगाज बेशक जैसे भी हुआ हो, लेकिन चंद ही महीनों में ये परवेज मुशर्रफ को तकरीबन बेहाथ पांव का कर चुकी थी। इनकी वर्दी उतारी जा चुकी थी, इनके मुखालिफिन इलेक्शन जीत चुके थे और वो तेजी से रूबज़वाल थे। ताहम परवेज मुशर्रफ चूंकि आर्मी चीफ रह चुके थे, इनके सदर रहते कोई बड़ा सानहा नहीं हुआ। लेकिन 18 अगस्त 2008 को इनके इस्तीफे के महज 3 माह बाद मुंबई हमले हुए, जिनमें 9 हमलावरों समेत 175 अफराद जान से हाथ धो बैठे और जख्मियों की तादाद 300 से ऊपर थी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में अमूमी तासुर पाया जाता है कि इस हमले में भारत ने महज पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया था और ये दरअसल हिंदुस्तान के अंदर के कोई बागी थे जो कि अपने मकासद की खातिर इस दहशतगर्दी में मुलव्विस थे। लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। हिंदुस्तान का दावा दुरुस्त था कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान ही से भारत में दाखिल हुए थे। अजमल कसाब वो वाहिद दहशतगर्द था जो कि इस हमले के बाद जिंदा बचा था। कसाब के पाकिस्तानी गांव तक जियो न्यूज ही के एक रिपोर्टर पहुंचे थे और चंद बरस बाद पाकिस्तान के उस वक्त के FIA डायरेक्टर जनरल तारिक खोसा ने डॉन अखबार के लिए लिखे अपने एक कॉलम में तमाम हकाइक एक ही पैराग्राफ में वजाहत से बयान कर दिए थे। तारिक खोसा के बयान किए गए ये हकाइक काबिले गौर हैं। नंबर 1, अजमल कसाब एक पाकिस्तानी शहरी था जिसकी जाए रिहाइश, इब्तदाई तालीम और इसके कालदम तंजीम में शमूलियत को पाकिस्तानी तफ्तीशी साबित कर चुके हैं। नंबर 2, लश्कर तैयबा के इन दहशतगर्दों को ठट्ठा सिंध के करीब ट्रेनिंग मुहैया की गई थी। इनके ट्रेनिंग कैंप का खोज भी पाकिस्तानी तफ्तीशकारों ने लगाया। इस ट्रेनिंग कैंप से मिलने वाली गोलियों और मुंबई हमलों की जाए वकुआ से मिलने वाली गोलियों के खौल तफ्तीशकारों ने साबित किए कि एक ही थे। नंबर 3, जिस फिशिंग ट्रॉलर से दहशतगर्द एक इंडियन ट्रॉलर पर कब्जा करके मुंबई पहुंचे थे, इसे वापस बंदरगाह तक लाया गया, फिर इस पर रंग करके छुपा लिया गया। तफ्तीशकारों ने ही इसे ढूंढा और इसका मुल्जिमान से ताल्लुक साबित किया। नंबर 4, तफ्तीशकारों ने पता लगाया कि दहशतगर्दों के इस्तेमाल में एक डिंगी भी थी जिस पर ये मुंबई पहुंचे थे। ये डिंगी जापान से लाहौर दरामद की गई थी, जहां से ये कराची पहुंची और यहाँ स्पोर्ट्स की एक दुकान से लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने इसे खरीदा। ये खोज मनी ट्रेल के जरिए लगाई गई थी। नंबर 5, तफ्तीशियों ने कराची में वाक़े वो ऑपरेशन रूम भी ढूंढ निकाला जहां से बैठकर पूरा ऑपरेशन चलाया गया था। नंबर 6, मुल्जिम कमांडर और इसके साथियों को भी ढूंढकर गिरफ्तार किया गया। और नंबर 7, इनके गैर मुल्की सहूलतकारों और फंडर्स को भी गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया गया था। तारिक खोसा की इस रिपोर्ट के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि ये दहशतगर्द पाकिस्तानी ही थे। फरवरी 2009 में उस वक्त के वजीर दाखिला रहमान मलिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पहले ही तस्लीम कर चुके थे कि इस हमले के लिए पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल हुई। फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अतहर अब्बास ने भी ये तस्लीम किया था कि पाकिस्तानी सरजमीन इस काम के लिए इस्तेमाल हुई, लेकिन इसका रियासत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। ये कुछ रोग एलिमेंट्स थे जिनको हम भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहते हैं। हकीकत कुछ भी रही हो, मुंबई हमलों के बाद अमन अमल मुकम्मल तौर पर सैबोटाश हो गया। परवेज मुशर्रफ दौर में तजवीज करदा हल भी इन हमलों में ही अल्लाह को प्यारा हो गया। पीपल्स पार्टी दौर में अमन की आशा जैसे प्रोजेक्ट्स के बावजूद कोई खातिर ख्वाह तब्दीली ना आई। लेकिन 2014 में मोदी जी ने नवाज शरीफ को भारत आने की दावत दी तो एक मर्तबा फिर दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई। लेकिन यहाँ नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान पहुंचे, वहां इमरान खान ने सुनामी मार्च कर राग अलापना शुरू कर दिया। इसी दौरान कनाडा से मौलवी ताहिरुल कादरी ने भी दोबारा रियासत को बचाने की मुहिम का आगाज किया तो 17 जून को मॉडल टाउन में एक सानहा भी फौरी तौर पर पेश आ गया और ठीक 11 दिन बाद इमरान खान ने 28 जून को लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ 14 अगस्त के रोज आजादी मार्च का ऐलान कर दिया। तैयार हो जाओ, इस्लामाबाद सुनामी मार्च 14 अगस्त। याद रहे कि इस वक्त तक नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आए 1 महीना भी नहीं हुआ था। इसी असना में ताहिरुल कादरी भी पाकिस्तान पहुंच गए
और 14 अगस्त को दोनों कजिन्स निकल खड़े हुए इस्लामाबाद, एक हुकूमत गिराने और दूसरा रियासत को बचाने की खातिर। कुछ दिन जोश मारने के बाद ये धरना लेकिन अवाइल सितंबर में धुआं मार गया, लेकिन इसको उठाया बिल आखिर 16 दिसंबर 2014 को एपीएस पेशावर के खौफनाक सानहे ने। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को ही ताल्लुकात में बेहतरी से तकलीफ हुआ करती थी, दूसरी जानिब भी जज्बात इतने नेक ना थे। जिसका एक सबूत सान्हाई समझौता एक्सप्रेस की सूरत में सामने आया। पाकिस्तान और भारत के बीच समझौता एक्सप्रेस शिमला मुआहिदे के बाद 1976 में शुरू हुई थी, मगर 1980 की दहाई में भारतीय पंजाब में पैदा होने वाली कशीदगी के बाद बंद कर दी गई थी। 2000 में एक मर्तबा फिर पाकिस्तान और भारत के बीच ये रेल राब्ता बहाल हुआ, जिससे दोनों जानिब के शहरियों को बहुत आसानी होती थी। 18 फरवरी 2007 की रात जब समझौता एक्सप्रेस दिल्ली से रवाना होकर अटारी की जानिब बढ़ रही थी, तो निस्फ शब के करीब हरियाणा के शहर पानीपत के दीवानी गांव के करीब इसके एक कंपार्टमेंट में बम धमाका हुआ। धमाके से 2 बोगियों में आग लग गई और 68 अफराद हलाक हो गए, जिनमें से अक्सरियत पाकिस्तानियों की थी। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस धमाके में एक हिंदू शिद्दत पसंद जमात अभिनव भारत से ताल्लुक रखने वाले नवामी असीम आनंद समेत बाज दीगर हिंदू इंतहा पसंदों को मुर्दे इल्जाम ठहराया। एनआईए ने यह भी करार दिया कि भारत में पाकिस्तानी मुसलमानों को हदफ बनाया गया था। 12 साल बाद वजीर आजम मोदी की हुकूमत में एक खसूसी अदालत ने स्वामी असीम आनंद समेत तमाम मुल्जिमान को इस इल्जाम से बरी करार दे दिया था। इसी तरह मुंबई हमलों में अगर पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल हुई और अजमल कसाब को गिरफ्तार किया गया, तो कई मर्तबा भारतीय जासूस भी पाकिस्तान में कार्रवाइयों के नतीजे में गिरफ्तार हुए। इसकी एक मिसाल सरबजीत सिंह है, जो 1990 में लाहौर और फैसलाबाद में धमाके करने में मुलव्विस था। इन धमाकों के नतीजे में 14 लोग हलाक हुए थे। इन कार्रवाइयों के बाद जब वो भारत जा रहा था तो वाघा बॉर्डर के नजदीक इसे पकड़ लिया गया था। दौरान तफ्तीश इसने तस्लीम किया कि वो बम धमाकों में मुलव्विस था। इसे सजाए मौत सुनाई गई और लाहौर की कोट लखपत जेल में रखा गया। बाज़ वजूहात की बिना पर इसकी सजाए मौत पर अमल दरामद ना हो सका, लेकिन 2013 में जेल में इस पर हमला हुआ, जिसके नतीजे में सरबजीत सिंह हलाक हो गया। 2014 के धरने ने अलबत्ता नवाज शरीफ हुकूमत को बहुत ताकतवर कर दिया। अपने दौर के सबसे बड़े खतरे से निमटने के बाद हुकूमत ने चीन के साथ सीपेक मुआहिदे किए, यानी मकसद महज भारत नहीं बल्कि तमाम हमसायों से ताल्लुकात बहाल करके रास्ते खोलना था। इसी बरस यानी 2015 में नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय एस्टेब्लिशमेंट को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान से वापस नई दिल्ली का सफर करते करते अचानक अपना जहाज लाहौर की तरफ मुड़ा। मोदी जी लाहौर आए, जहां नवाज शरीफ ने इनका इस्तकबाल किया। ये रायविंड भी गए और नवाज शरीफ की नवासी की शादी की तकरीबात में शरीक हुए। ये नवाज शरीफ का जन्मदिन यानी 25 दिसंबर भी था। ठीक 8 दिन बाद 2 जनवरी 2016 को भारतीय पंजाब के इलाके पठानकोट में वाक़े एक एयरबेस पर एक और खुदकुश दहशतगर्द हमला हुआ, जिसमें 4 दहशतगर्द और 1 सिविलियन समेत 12 लोग जान से गए, जबकि 25 जख्मी हुए। इस बार भी हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से ही बताया गया। अमन अमल एक बार फिर सबोताज हो गया। (2018) इलेक्शन की मुहिम मोदी का जो यार है गद्दार है के नारों की गूंज तले चलाई गई। ये नारा लगाने का दबाव इतना था कि हमारे प्रोग्रेसिव लीडर बिलावल भुट्टो भी लगा बैठे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दिलों से रो के एजेंट्स निकल रहे हैं। वो कि इन्होंने बाद अज़ां वज़ाहती बयान दिया कि इनकी मुराद नवाज शरीफ से नहीं थी, लेकिन गद्दार का लफ्ज़ कभी भी नहीं इस्तेमाल करें। उन दिनों कभी हम पाकिस्तानी शुगर मिल्स में 350 भारतीय एजेंट दरियाफ्त कर लिया करते, तो कभी बलूचिस्तान से कुलभूषण यादव को। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल वो स्टेज आर्टिस्ट के अल्फाज में निकी निकी ढोलकी के मज़दाक दोनों इतराफ से फायरिंग का तबादला जारी रहा और आए रोज दोनों जानिब से सिविलियंस के मरने के दावे भी जारी रहे। ये था वो माहौल जिसमें इमरान खान इलेक्शन लड़कर इक्तदार में आए। क्या इस माहौल में कि जब इमरान खान मोदी के यार को गद्दार करार दे देकर इक्तदार में आए थे, ये उम्मीद की जा सकती थी कि इमरान खान और नरेंद्र मोदी की हुकूमतों के दौरान कोई बेहतर ताल्लुकात होंगे?
इस पर तुर्रा ये कि इमरान खान साहब ने मोदी जी को 14 सितंबर 2018 को एक खत लिखकर ताल्लुकात में बहाली की बात की, जिसका जवाब आने से पहले ही मकबूजा कश्मीर में 3 पुलिस अफसरान को मिलिटेंट्स ने अगवा करके कत्ल कर दिया। भारतीय वजीर खारजा ने तुरंत इसका जिम्मेदार पाकिस्तान और इमरान खान को ठहराया और महज 24 घंटे कबल किया गया ऐलान 18 सितंबर को वापस ले लिया गया कि दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा अगले माह अमेरिका में मुलाकात करने वाले हैं। इमरान खान ने इस जवाब का बहुत बुरा बनाते हुए अपने पसंदीदा लीडर डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज में एक ट्वीट दाग मारी कि वो भारत के इस जवाब से बहुत मायूस हुए हैं। ताहम वो अपनी तमाम उम्र बड़े बड़े दफातर में छोटे छोटे लोगों को काबिज देखते आए हैं, जिनमें मुस्तकबिल को देखने की सलाहियत नहीं होती। इमरान खान को इक़्तिदार में आए अभी 1 ही माह हुआ था, लेकिन ये मोदी जी की पहली मुद्दत का आखिरी साल था। वो पिछले 4 साल में पाकिस्तान के रवैये से नाला भी थे और अगले इंतखाबात से कबल पाकिस्तान से बात शुरू करके कमजोरी भी नहीं दिखाना चाहते थे। इमरान खान भी मोदी की इस मजबूरी को शायद समझते थे, जो उन्होंने अप्रैल 2019 में बयान दिया कि मोदी के इलेक्शन जीतने की सूरत में बातचीत के इम्कानात रोशन हैं, लेकिन वो शायद मोदी जी के ख्यालात को सही भांप नहीं सके। फरवरी 2019 में हुए पुलवामा हमले का भारतीय हुकूमत तमाम तर कोशिश के बावजूद पाकिस्तान से नाता जोड़ने में नाकाम रही। इसके बाद हुई फिजाई झड़पों में भी भारत को सुख्ती का सामना करना पड़ा था, जब इसका एक जहाज पाकिस्तानी हदूद में गिरा लिया गया था और पायलट अभिनंदन पाकिस्तानी फौज ने तहवील में ले लिया। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. नरेंद्र मोदी और इनकी बीजेपी ने खूब पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभार कर इलेक्शन जीता और इसी यूफोरिया में अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 खत्म करके कश्मीर की खसूसी हैसियत को खत्म कर दिया और इसे इंडियन यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना लिया। इसके बाद पाकिस्तान के लिए भी तकरीबन नामुमकिन था कि भारत से बातचीत की कोई और आवाज उठाई जा सके। ताहम उस वक्त के ISI चीफ जनरल फैज हमीद और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल के दरमियान बातचीत जारी रही और 22 मार्च 2021 को नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को एक खत लिखकर यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी। ये खत 18 मार्च को जनरल बाजवा के इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब के महज 4 दिन बाद आया था, जिसमें उस वक्त के आर्मी चीफ ने खित्ते में तिजारत और कनेक्टिविटी पर खसूसी जोर दिया था। इमरान खान साहब ने भी खत के जवाब में अमन की ख्वाहिश का इजहार किया। 31 मार्च 2021 को पाकिस्तान काबीना की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भारत से कपास और चीनी दरामद करने की मंजूरी दे डाली। ताहम 1 अप्रैल को काबीना के इजलास में ये तजवीज मुस्तरद कर दी गई। 9 जनवरी 2023 को सीनियर सहाफी हामिद मीर ने एक कॉलम लिखा, जिसमें इन्होंने ये पूरी रोदात कह सुनाई। अमेरिका में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर यूसुफ अल उतैबा के जरिए से ये खबर निकली है कि दुबई में फैज हमीद और अजीत डोवल के दरमियान खुफिया बातचीत बहुत आगे जा चुकी है। एक दिन बाजवा साहब वजीर आजम के पास आए और बताया कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान आएंगे। मोदी पहले तो बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाके लसबेला में दरियाए हंगोल के किनारे पर हंगलाज माता के मंदिर जाएंगे और वहां हिंदुओं के सालाना मेले में शिरकत करेंगे। फिर इस्लामाबाद आएंगे और इमरान खान के साथ मुलाकात में पाक भारत तिजारत और क्रिकेट मैचों की बहाली का ऐलान करेंगे। इमरान खान को बताया गया कि हंगलाज माता के मंदिर को बलोचिस्तान में बीबी नानी की ज़ियारत भी कहा जाता है और करतारपुर राहदारी की तर्ज पर राजस्थान और बलोचिस्तान के दरमियान हंगलाज राहदारी भी खोली जा सकती है। ताहम 1 अप्रैल के फैसले के बाद इन तमाम प्लान्स पर ही पानी फिर गया। इमरान खान दौर में दोबारा ये चैप्टर ना खुल सका और शहबाज शरीफ के 16 माह में भी इस हवाले से कोई पेशरफ्त ना हुई। 2022 में यूट्यूबर्स और सहाफियों के साथ एक मुलाकात में मैंने खुद शहबाज शरीफ से भारत के साथ तिजारत बहाल करने की बाबत सवाल किया तो उनका जवाब था कि पाकिस्तान तो तैयार है, लेकिन मोदी के होते ये मुमकिन नहीं। जनरल बाजवा साहब ने कुछ अर्सा पहले एक स्टेटमेंट दी थी इंडिया के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने की और इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए अगर हम थोड़े से ताल्लुकात बेहतर करें तो उससे फ़ायदा हो सकता है। क्या इस तरह की कोई इरादा है हुकूमत का? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। शर्त है ना कि हिंदुस्तान भी ताली 2 हाथों से बचती है। अगर मोदी लेकिन कहीं नहीं जा रहा। शहबाज शरीफ अब दोबारा हुकूमत संभाल चुके हैं। तमाम सर्वे भी यही बता रहे हैं कि चंद रोज में नरेंद्र मोदी भी भारी अक्सरियत के साथ तीसरी मर्तबा भारत के प्रधानमंत्री बन चुके होंगे। आर्टिकल 370 हो या अयोध्या में राम मंदिर की तामीर, वो अपने 2 बड़े सियासी मकासद हासिल कर चुके हैं। सीनियर सहाफी सुहेल बड़ाई चंद रोज कबल जंग अखबार में कॉलम लिख चुके हैं कि पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें भारत से अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहां हैं। कुछ ऐसी ही तजवीज वजीर आजम शहबाज शरीफ को कराची में मुल्क के नामवर ताजिर आरिफ हबीब ने भी दी। मैं चाहूँगा कि 2 और हाथ मिलाएं आप। 2 और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूँगा आपकी जो है वो सबमिशन
कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं, जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। अमेरिका लेकिन चाहता है कि भारत वस्त एशियाई रियासतों का तस्वुर अपने दिल से निकालकर साउथ चाइना सी, जनूबी बहरुल काहिल और बहरे हिंद में चीन का मुकाबला करने के लिए उठ खड़ा हो। अमेरिका की चीन से भारत को लड़ाने की ये पॉलिसी कैनेडी दौर से चली आ रही है, लेकिन क्या भारत, पाकिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक अमरीकी ख्वाहिशात की तकमील की बजाय अपने लोगों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने पर तवज्जो देंगे? शायद यही 21वीं सदी का सबसे बड़ा सवाल है।